नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जो हम सब रोज सुनते हैं, विकास यानी कि डेवलपमेंट। आखिर ये होता क्या है, इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस टॉपिक में और गहरे उतरे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके लिए पर्सनली विकास का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है या इससे बढ़कर भी कुछ है? देखिए, सच तो यह है कि विकास का ना कोई एक चेहरा नहीं होता। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक तरह का ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट है, जिसे हम आम भाषा में तरक्की या प्रोग्रेस भी कह देते हैं। मतलब इसमें बेहतर इनकम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आज़ादी, बराबरी, सुरक्षा, एक अच्छी जिंदगी और समाज में इज्जत, ये सब कुछ शामिल होता है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। जानते हैं क्या, विकास का मतलब ना हर किसी के लिए एक जैसा होता ही नहीं है। जी हाँ, अलग अलग लोगों के लिए इसके मायने बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचिए, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसके लिए विकास का मतलब क्या है? हो सकता है एक नया डैम बनाना, जिससे उसकी फैक्ट्रियों को खूब सारी बिजली मिले, है ना? ये उसके लिए डेवलपमेंट है। पर अब उन गांव वालों के बारे में सोचिए, जिनकी जमीन, जिनके घर उस डैम के बनने से डूब जाएंगे। उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो क्या उनके लिए ये विकास है? नहीं, उनके लिए तो ये बर्बादी है, विनाश है। तो देखा आपने, यही है सबसे जरूरी बात। जो एक इंसान के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए हो सकता है बिल्कुल भी विकास ना हो। कई बार तो ये इतने अलग होते हैं कि एक का विकास दूसरे की तबाही का कारण बन जाता है। मतलब विकास के लक्ष्य आपस में टकरा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक इंसान के नजरिए की बात। लेकिन जब हम पूरे देश के विकास की बात करते हैं तो उसे कैसे मापते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि एक देश दूसरे से ज्यादा विकसित है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो जब हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट, तो इसका सीधा सा मतलब होता है किसी देश की वो काबिलियत जिससे वो अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके। मतलब वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी हो, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले और उनकी इनकम भी अच्छी हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ये मान लें कि जिस देश की टोटल इनकम यानी कुल कमाई सबसे ज्यादा है, वही सबसे ज्यादा डेवलप्ड है? क्या ये इतना सिंपल है? चलिए देखते हैं। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। टोटल इनकम से देशों को कंपेयर करना ना सही तरीका नहीं है। और इसका कारण बहुत सिंपल है। अलग अलग देशों की आबादी यानी पॉपुलेशन बहुत अलग अलग होती है। अब सोचिए, भारत जैसे देश की आबादी इतनी विशाल है, तो उसकी टोटल इनकम तो किसी छोटे कम आबादी वाले देश से ज्यादा होगी ही, है ना? भले ही उस छोटे देश में हर इंसान ज्यादा कमा रहा हो। तो फिर सही तरीका क्या है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एवरेज इनकम का, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। हम देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस देश में ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है। ये ज्यादा फेयर तरीका है ना? लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या ये एवरेज इनकम वाला तरीका एकदम परफेक्ट है? नहीं। इसमें भी एक बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ है। और वो ये कि ये जो एवरेज है ना, ये असलियत में बहुत कुछ छुपा लेता है। सोच कर देखिए, मान लीजिए एक देश है जहां कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और ज्यादातर लोग बहुत गरीब। जब आप एवरेज इनकम निकालेंगे तो वो आंकड़ा शायद काफी अच्छा दिखे। वो देखकर तो लगेगा कि सब ठीक ठाक कमा रहे हैं, है ना? लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बड़ी है। तो ये एवरेज हमें ये नहीं बताता कि पैसा असल में बटा हुआ कैसे है। तो अब ये तो साफ हो गया कि सिर्फ इनकम, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? इस सच्चाई को समझने के लिए चलिए अपने ही देश भारत के कुछ राज्यों का एक बहुत ही दिलचस्प केस देखते हैं। ये देखिए, ये 2018-19 के आंकड़े हैं जो 3 राज्यों की पर कैपिटा इनकम दिखाते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। आप साफ साफ देख सकते हैं कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरल से भी ज्यादा है और बिहार से तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसे देखकर पहली नजर में क्या लगता है? यही ना, कि हरियाणा इन तीनों में सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है। तो क्या क्या हम यहीं पर रुक जाएं और मान लें कि हाँ, हरियाणा ही सबसे विकसित है? क्या सिर्फ ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा डेवलपमेंट है? क्या कहानी बस इतनी ही है? अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, क्योंकि असली कहानी यहीं छुपी है। हाँ, हरियाणा की इनकम ज्यादा है मान लिया, लेकिन बाकी चीजों का क्या? सबसे पहले देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब है कि हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल का होने से पहले ही मर जाते हैं।
केरला में ये आंकड़ा है सिर्फ 7 और हरियाणा में 30, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा। अब देखिए लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं। केरला में 94%, जबकि हरियाणा में 82%। और यही फर्क हमें स्कूल जाने वाले बच्चों के आंकड़ों में भी साफ साफ दिखता है। तो अब बताइए कौन ज्यादा विकसित लग रहा है? और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है दोस्तों कि आपकी जेब में रखा पैसा, आपकी इनकम आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी हर चीज खरीद कर नहीं दे सकती। क्या पैसा आपको प्रदूषण से मुक्त हवा दे सकता है या बीमारियों से 100% सुरक्षा? नहीं। केरला में जो हमने ये बेहतरीन नतीजे देखे, उसका कारण पैसा नहीं बल्कि वहाँ की पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम है। मतलब जब सरकारें ये सुविधाएं सबके लिए अच्छी तरह से उपलब्ध कराती हैं तो कम पैसे में भी एक समाज ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर सिर्फ पैसा नहीं और ये बाकी चीजें भी इतनी जरूरी हैं, तो क्या दुनिया भर में विकास को नापने का कोई ऐसा तरीका है जो इन सब बातों का ध्यान रखता हो? जी हाँ, बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट देशों को सिर्फ पर कैपिटा इनकम पर नहीं आंकती। ये 3 चीजें देखती है। पहला, लोगों की इनकम, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है। दूसरा, एजुकेशन का लेवल। और तीसरा, लोगों की हेल्थ, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत उम्र से नापा जाता है। और पता है, 2018 की इसी रिपोर्ट में भारत की रैंक 130 थी, जबकि हमारा छोटा सा पड़ोसी देश श्रीलंका हमसे कहीं आगे 76 नंबर पर था। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की वो आज के विकास के बारे में थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या हमारा आज का विकास हमारे आने वाले कल के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी सही है? और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसे हिंदी में सतत विकास कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। आज आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए विकास करो, बिल्कुल करो, लेकिन इस तरह से करो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई मुश्किल ना हो। मतलब उनके हिस्से का सब कुछ हम आज ही खत्म ना कर दें, क्योंकि आज हम सच में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपको पता है, हमारे देश का 1/3 से ज्यादा हिस्सा ग्राउंड वाटर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। मतलब हम ज़मीन के नीचे का पानी बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स है वो शायद अगले 50 साल ही चले। और फैक्ट्रियों और माइनिंग से होने वाला प्रदूषण तो हमारे पर्यावरण को लगातार बर्बाद कर ही रहा है। और आखिर में बस एक बात जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो दुनिया है ना, ये हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और अब ये हमें और आपको सोचना है कि ये उधार हम उन्हें कैसे चुकाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि हमारे देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है? ये ना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है जिसके हजारों कलपुर्जे हैं। तो आज हम इसी मशीन के कुछ मेन पुर्जों को जरा खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अर्थव्यवस्था के 3 बेसिक पिलर से, फिर समझेंगे कि ये जीडीपी आखिर है क्या भला। हम टाइम में थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि हमारे सेक्टर्स कैसे बदले हैं। और हाँ, एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाएंगे छिपी हुई बेरोजगारी की। और आखिर में बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रोल की। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी इकोनॉमी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है। देखिए, सीधी सीधे कहें तो पैसा कमाने के लिए आप जो भी काम करते हैं, चाहे कोई चीज़ बनाएं या कोई सर्विस दें, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देश में तो करोड़ों ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इन्हें ठीक से समझने के लिए हम इन्हें 3 बड़े ग्रुप्स में बांट देते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, मतलब जो कुछ भी सीधा प्रकृति या नेचर से जुड़ा है। सोचिए जैसे खेतीबाड़ी, मछली पकड़ना या खदानों से कोयला निकालना। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। ये सेक्टर समझ लीजिए इकोनॉमी की फैक्ट्री है। ये प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेता है और उसे तैयार माल में बदल देता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना। और आखिर में है टर्शरी सेक्टर। ये कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि हमें सेवाएं यानी सर्विसेज देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंक या डॉक्टर। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर तो हो गए, पर एक बड़ा सवाल है, हम इन सब के टोटल प्रोडक्शन को जोड़ते कैसे हैं, वो भी बिना एक ही चीज को 2-3 बार गिने। है ना मजेदार पहेली? चलिए सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक देश में हर साल करोड़ों चीजें बनती हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। इन सब की गिनती कैसे की जाए? यहीं पर हमारी मदद के लिए कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। देखिए, फंडा बड़ा सिंपल है। हम सिर्फ उन चीजों की कीमत जोड़ते हैं जो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सीधे आप और हम जैसे ग्राहकों तक पहुंचती हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि उस फाइनल चीज की कीमत में उसे बनाने में लगी सारी बीच की चीजों की लागत पहले से ही जुड़ी होती है। ये बिस्किट का उदाहरण देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। किसान ने 8 रुपए का गेहूं बेचा, चक्की वाले ने उसका आटा बनाकर 10 रुपए में बेचा और बिस्किट कंपनी ने उसका पैकेट बनाकर 15 रुपए में बेचा। तो हम क्या गिनेंगे, 8, 10 और 15? नहीं, हम सिर्फ फाइनल कीमत यानी 15 रुपए गिनेंगे। क्यों? क्योंकि उस 15 रुपए में गेहूं और आटे की कीमत पहले से ही शामिल है। इससे डबल काउंटिंग की गड़बड़ नहीं होती। तो मुद्दे की बात क्या है? एक साल के अंदर एक देश की सीमाओं के भीतर तीनों सेक्टर्स में जितनी भी फाइनल चीजें और सेवाएं बनी, उन सब की टोटल वैल्यू को आप जोड़ दीजिए और बस जो नंबर आएगा वही है देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वक्त के साथ इन सेक्टर्स की अहमियत पूरी तरह से बदल गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में। देखिए, बहुत पहले ज्यादातर देश खेती पर ही निर्भर थे, तो प्राइमरी सेक्टर ही राजा था। फिर आई औद्योगिक क्रांति, जगह जगह फैक्ट्रियां लगी और अचानक सेकेंडरी सेक्टर सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। और अब पिछली सदी से खासकर कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के बाद सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर का बोलबाला है। आज वही बॉस है। और यहीं से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ही अजीब पहेली पर आते हैं, एक ऐसा विरोधाभास जो आंकड़ों को देखकर एकदम से समझ ही नहीं आता। अब ये देखिए, यही है वो विरोधाभास। देश की कमाई में यानी जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा है सर्विस सेक्टर का, मतलब टर्शरी सेक्टर का। लेकिन सबसे ज्यादा लोग आज भी काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में यानी खेतीबाड़ी में। ये बात कुछ हजम नहीं हुई है ना? तो आखिर चल क्या रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस सेक्टर में देश की आधी से ज्यादा आबादी काम कर रही है, देश की कमाई में उसका हिस्सा सबसे कम है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी। सुनने में मुश्किल लगता है पर है बड़ा आसान। इसका मतलब है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं। वो काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर असल में अगर आप उनमें से कुछ को हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी की खेत का ये उदाहरण लीजिए। मान लीजिए उसके छोटे से खेत पर परिवार के 4 लोग काम करते हैं, लेकिन असल में वो काम सिर्फ 2 लोग भी कर सकते हैं। तो अगर उनमें से 2 लोग जाकर कहीं और नौकरी कर लें तो खेत की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन हाँ, परिवार की टोटल इनकम बढ़ जाएगी। बस यही है छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, अब थोड़ा एंगल बदलते हैं। हमने बात की कि काम क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि इन कामों को करने वाली कंपनियों का मालिक कौन है। क्या वो सरकार है या कोई आम इंसान? तो यहाँ 2 मेन टीमें हैं। एक है टीम पब्लिक सेक्टर, जिसकी मालिक सरकार होती है और जिसका मेन मकसद होता है लोगों की भलाई करना, पैसा कमाना नहीं, जैसे कि इंडियन रेलवे या पोस्ट ऑफिस। और दूसरी है टीम प्राइवेट सेक्टर, जिसके मालिक आप और हम जैसे लोग या कंपनियां होती है, और इनका एक ही मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, जैसे रिलायंस या टिस्को। तो ये एक सवाल खड़ा करता है ना? अगर प्राइवेट कंपनियां चीजें बनाने और मुनाफा कमाने में इतनी अच्छी हैं, तो फिर हमें पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों की जरूरत ही क्यों है? सरकार को बिजनेस करने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि सरकार वो जरूरी काम करती है जो शायद कोई प्राइवेट कंपनी कभी ना करे। सोचिए, क्या कोई प्राइवेट कंपनी मुनाफे की चिंता किए बिना हर छोटे से गांव तक सड़क या बिजली पहुंचाएगी? शायद नहीं, पर सरकार करती है। वो किसानों को सपोर्ट करती है, गरीबों को सस्ता राशन देती है और सबसे जरूरी स्कूल और अस्पताल जैसी सेवाएं देती है जो हर किसी के लिए जरूरी हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं जो पैसे दे सकते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर। एक मजबूत और सबके लिए फायदेमंद अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि ये पैसा और लोन, मतलब मनी और क्रेडिट, असल में काम कैसे करते हैं? आज हम इसी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज ये हमारी पूरी दुनिया को कैसे चलाते हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे बार्टर सिस्टम की मुश्किलों की, फिर देखेंगे कि पैसा कैसे आया, उसके बाद समझेंगे कि बैंक काम कैसे करते हैं और ये जो लोन होता है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, और आखिर में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के बीच का अंतर भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जिससे सॉल्व करने के लिए ही आप कह सकते हैं पैसे का आविष्कार हुआ। 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पैसा है ही नहीं। आप कुछ खरीदेंगे कैसे? लेन देन कैसे करेंगे? अरे अपनी जरूरत की चीजें मिलेंगी कैसे? ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना? तो पैसे से पहले ना यही होता था।
इसे कहते थे बार्टर सिस्टम, या हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब सामान के बदले सामान। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और मुझे एक गमला चाहिए, तो मैं सीधा उस इंसान को ढूंढूंगी जिसके पास गमला है, उसे अपना पेन दूंगी और उससे गमला ले लूंगी। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है। पर असल में ये इतना आसान था नहीं। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जिसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए, तो मुझे सिर्फ जूता बनाने वाले को नहीं ढूंढना है, मुझे एक ऐसा जूता बनाने वाला ढूंढना है जिसे गेहूं की जरूरत हो। अब सोचिए, अगर उसे गेहूं नहीं चाहिए तो फिर सौदा होगा ही नहीं। बस इसी वजह से ये बार्टर सिस्टम बहुत ही मुश्किल और आप कह सकते हैं इम्प्रैक्टिकल था। और बस इसी बड़ी मुश्किल को सुलझाने के लिए एंट्री होती है पैसे की, एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्यूशन जिसने लेन देन को एकदम आसान बना दिया। अब देखिए, पैसा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। इसका रूप समय के साथ बदलता गया है। बहुत पुराने जमाने में लोग अनाज और मवेशियों को पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर जब राजा महाराजाओं का दौर आया तो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलने लगे। और आज के मॉडर्न जमाने में हम कागज के नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कागज का ये छोटा सा टुकड़ा इतना कीमती क्यों होता है? आखिर है तो ये कागज ही, है ना? इसके पीछे कुछ बहुत जरूरी कारण है। सबसे पहला, इसे देश की सरकार की मान्यता मिली होती है। दूसरा, भारत में इसे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ही जारी कर सकता है। मतलब कोई और इसे कानूनी तौर पर छाप ही नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात, कानूनन इसे पेमेंट के लिए कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। यही वो चीज है जो इसे असली ताकत देती है। ठीक है, तो अब हमारे पास पैसा तो आ गया, पर इसे मैनेज कौन करता है? इसे पूरे सिस्टम में घुमाता कौन है? यहीं पे एंट्री होती है बैंकों की। बैंक इस पूरे सिस्टम का दिल है, आप कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हम सबके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है हम उसे बैंक में जमा कर देते हैं, है ना? इसी को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट क्यों? क्योंकि हम इसे अपनी डिमांड पर, मतलब जब भी हमें जरूरत हो तब निकाल सकते हैं, जैसे आप एटीएम से निकालते हैं। और मजे की बात यह है कि इस पर बैंक हमें थोड़ा ब्याज भी देता है। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, बैंक आखिर पैसा कमाते कैसे हैं? देखिए, जब हम पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंक उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए करीब 15% अपने पास रख लेता है। ये इसलिए ताकि अगर कोई अपना पैसा निकालने आए तो उसे दे सकें। लेकिन जो बाकी का बड़ा हिस्सा है, करीब 85%, उसे बैंक दूसरों को लोन पर दे देता है। और खेल यहीं पर है। बैंक लोन लेने वालों से ज्यादा ब्याज लेता है और हमें, यानी पैसा जमा करने वालों को, कम ब्याज देता है। ब्याज का यही जो अंतर है, वही बैंक का मुनाफा होता है ना? कमाल का सिस्टम। तो ठीक है, बैंक लोन देते हैं, लेकिन क्या लोन लेना हमेशा ही एक अच्छी बात है? देखिए, क्रेडिट या लोन के ना दो चेहरे हो सकते हैं। ये एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी। चलिए, इसे दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से समझते हैं। तो पहली कहानी है सलीम की। सलीम जूते बनाता है, उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। अब ऑर्डर पूरा करने के लिए उसे कच्चा माल चाहिए, मजदूरों को पैसा देना है, तो वो एक लोन लेता है। वो टाइम पर ऑर्डर पूरा करता है, उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है और वो आराम से अपना लोन चुका देता है। यहां देखिए, क्रेडिट ने उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी मदद। लेकिन अब जरा सपना की कहानी सुनिए। सपना एक छोटी किसान है। वो अपनी फसल के लिए लोन लेती है, पर किस्मत खराब, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो लोन चुका नहीं पाती और पुराना कर्ज चुकाने के लिए उसे एक और नया लोन लेना पड़ता है। और बस वो एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस जाती है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सपना जिस हालत में है ना, इसी को कहते हैं कर्ज का जाल या डेट ट्रैप। ये एक ऐसी भयानक स्थिति है जहां कोई इंसान सिर्फ अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक नया कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है और इस तरह वो कर्ज में और भी ज्यादा धंसता चला जाता है। तो ये सब देखकर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि भाई लोन लें तो लें कहां से? मोटे तौर पर लोन लेने के दो रास्ते होते हैं, एक है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए, एक तरफ है फॉर्मल सेक्टर जिसमें आते हैं बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स। इन सब पर आरबीआई की नजर रहती है। यहां ब्याज दरें कम होती हैं और नियमों के दायरे में होती हैं। लेकिन हां, लोन के लिए आपको कोई गारंटी, कोई कोलैटरल और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार। इन पर किसी की कोई निगरानी नहीं होती। ब्याज दरें आसमान छू सकती हैं और कर्ज के जाल में फंसने का खतरा यहां बहुत बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा देखिए, जो गरीब परिवार है वो अपनी जरूरत का 85% कर्ज इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, मतलब महंगे और जोखिम भरे सोर्स से। वहीं दूसरी तरफ जो अमीर परिवार है वो अपना 90% लोन फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जहां लोन सस्ता और सुरक्षित है। ये कितनी उल्टी बात है ना? जिन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ही क्रेडिट के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं।
तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा क्यों है? गरीब लोग बैंकों से लोन क्यों नहीं ले पाते? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी रुकावटें हैं। पहली, उनके पास कोलेटरल नहीं होता, मतलब बैंक में गारंटी के तौर पर रखने के लिए कोई संपत्ति जैसे घर या जमीन नहीं होती। और दूसरा, बैंकों की जो कागजी कार्रवाई होती है वो इतनी मुश्किल होती है कि वो उसमें उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन इस समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान सामने आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी स्वयं सहायता समूह। इसका आइडिया बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इसमें 15 से 20 लोग, खासतौर पे महिलाएं, एक ग्रुप बनाती हैं और अपनी छोटी छोटी बचत को एक साथ जमा करती हैं। फिर अगर किसी सदस्य को छोटे लोन की जरूरत पड़ती है तो वो ग्रुप से ही बिना किसी गारंटी के लोन ले सकती है। और जब ग्रुप नियमित रूप से बचत करने लगता है तो वो एक ग्रुप के तौर पर बैंक से भी लोन लेने के लायक हो जाता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सामाजिक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या सस्ता और आसानी से मिलने वाला क्रेडिट सच में गरीबी को खत्म करने की चाबी हो सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वैश्वीकरण। और हम ये भी समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, जरा अपने हाथ में जो फोन है उसे देखिए, या जो कपड़े अपने पहने हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ एक ही देश में बनी है? शायद नहीं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, वैश्वीकरण की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वैश्वीकरण है क्या। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है ना? पर असल में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसने हमारे दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के अलग अलग देशों का आपस में तेजी से जुड़ जाना। ये ऐसा है मानो पूरी दुनिया एक बड़ा सा गांव बन गई हो, जहां सब एक दूसरे से व्यापार और निवेश के जरिए कनेक्टेड हैं। अब ये जो कनेक्शन है, ये मुख्य रूप से 2 तरीकों से बनता है। पहला है विदेशी निवेश, मतलब जब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर फैक्ट्री खोलती है या पैसा लगाती है। और दूसरा है विदेशी व्यापार, यानी देशों के बीच सामान का लेन देन, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरी गाड़ी को चला कौन रहा है? इसके असली ड्राइवर हैं MNCs, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां। और ये MNCs क्या होती हैं? ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका काम सिर्फ एक देश तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैला होता है। जैसे एप्पल हो गया, या सैमसंग, या फिर फोर्ड। आप समझ ही गए होंगे। चलिए एक मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं कि ये कंपनियां काम कैसे करती हैं। मान लीजिए एक कार बनानी है, तो हो सकता है उसका डिज़ाइन अमेरिका में बने, उसके पार्ट्स चीन में बने क्योंकि वहाँ वो सस्ते मिलते हैं। फिर उन सारे पार्ट्स को भारत में लाकर जोड़ा जाए और फिर तैयार कार को पूरी दुनिया में बेचा जाए। देखा, यही है वैश्वीकरण का असली जादू। तो मुद्दे की बात यह है कि MNCs हमेशा उन जगहों को ढूंढती हैं जहां उनका काम सबसे सस्ता और अच्छा हो सके। और ऐसा करने से वो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश दोनों को जबरदस्त बढ़ावा देती हैं। इसी से तो देश आपस में जुड़ते हैं। लेकिन ये सब करना MNCs के लिए मुमकिन कैसे हुआ? यहाँ एंट्री होती है हमारे पहले गेम चेंजर की, टेक्नोलॉजी। आप सोचिए, पिछले 50 सालों में क्या कुछ नहीं बदला। ट्रांसपोर्ट इतना तेज हो गया है कि महीनों का सफर दिनों में सिमट गया। और फिर इंटरनेट और मोबाइल फोन्स ने तो जैसे कम्युनिकेशन में क्रांति ही ला दी। इसका एक बढ़िया उदाहरण देखिए। मान लीजिए दिल्ली में एक मैगजीन डिजाइन हो रही है, लेकिन उसे पढ़ा जा रहा है लंदन में। ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। बिना इंटरनेट के तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने तो स्पीड दे दी, लेकिन व्यापार के लिए रास्ते किसने खोले? इसके लिए हमें दूसरे बड़े फैक्टर को समझना होगा, और वो है उदारीकरण। चलिए देखते हैं ये क्या है। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चीन से एक खिलौना भारत आता है और उसकी कीमत है 100 रुपये। अब भारत सरकार चाहती है कि लोग अपने देश में बने खिलौने खरीदें, तो वो क्या कर सकती है? वो चीन से आने वाले इस खिलौने पर एक टैक्स लगा देगी। इसी टैक्स को कहते हैं ट्रेड बैरियर। मान लीजिए सरकार ने 20 रुपये का टैक्स लगा दिया, तो अब उस खिलौने की नई कीमत क्या हो गई? 100 की जगह 120 रुपये। मतलब वो महंगा हो गया। और इसका असर क्या होगा? सीधी सी बात है, लोग अब महंगा चीनी खिलौना खरीदने के बजाय शायद सस्ता भारतीय खिलौना खरीदेंगे। इस तरह सरकार अपने देश के प्रोड्यूसर्स को बाहरी कंपटीशन से बचाती है। और उदारीकरण ठीक इसका उल्टा है। जब सरकार इन टैक्स और बैरियर्स को हटा देती है या बहुत कम कर देती है,
तो उसे ही लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कहते हैं, मतलब व्यापार के लिए दरवाजे खोल देना। और पता है, भारत ने भी बिल्कुल यही किया। आज़ादी के बाद कई सालों तक हमने अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाए रखे, लेकिन फिर 1991 में सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली और उदारीकरण को अपनाया, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उन सब को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी ये है कि वैश्वीकरण एक ऐसी दुनिया है जहां देश आपस में जुड़े हुए हैं, और इस जुड़ाव को मुमकिन बनाया है 3 चीज़ों ने: MNCs जो इसे चलाती हैं, टेक्नोलॉजी जो इससे रफ्तार देती है, और उदारीकरण जैसी सरकारी नीतियां जो इसके लिए रास्ते खोलती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज हम जिस कनेक्टेड दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ अगला बड़ा बदलाव क्या होने वाला है, और वो बदलाव हमारी जिंदगी को कैसे बदलेगा?